कितना बड़ा झटका माइनॉरिटी को लगा है, मुसलमानों को लगा है, वो भी 2024 चुनाव से पहले। कब्रिस्तान तक नहीं रहेगा, मस्जिद से लेकर दरगाह तक नहीं रहेंगे, तो दरअसल इस देश का मुसलमान जाए तो कहां जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल जहां भारतीय जनता पार्टी ने हथौड़ा मारा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है 123 संपत्ति, दरअसल उसको भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करना चाहती है, वो भी इस्लाम के उस पवित्र स्थल को जहां लाखों मुसलमानों का आस्था जो है वो चकनाचूर हो जाएगा। 123 प्रॉपर्टी में से जामा मस्जिद है, वो भी सेंट्रल दिल्ली का, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, वो भी हिंदू बनाम मुसलमान का। और अगली तैयारी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कर ले, उनको हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर एक करने का काम कर रही है। अमानतुल्लाह खान साहब, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि 123 जो दिल्ली की वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, दरअसल वो कैसे आपके हाथों से निकलता मालूम चल रहा है। वो आप क्या करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन पे लेकर के पूरे भारत देश का जो डिस्प्यूट है आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। प्राइवेट पर्सनल लेवल पर भी लोग बाग जमीन अपने वक्फ बोर्ड को दान में दे देते हैं। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान साहब को नोटिस गया है कि मुसलमान की शहादत होगी या उसका इंतकाल होगा तो कहां जाएंगे? कब्रिस्तान के बजाय शमशान तो नहीं जाएंगे ना। ये एक तो मस्जिद होती है, दूसरा दरगाह है, तीसरा कब्रिस्तान है, और भी चीजें हो सकती हैं। इन चारों चीजों को आप कैसे हटा सकते हो? 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सोचिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जो संपत्ति है 123 संपत्ति, जिसमें मस्जिद, कब्रिस्तान और बड़े बड़े जो सालों पुराने यानी कि 100 साल से जो पुरानी चीजें हैं, दरअसल उसको भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करना चाहती है। शहरी विकास मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी साहब ने नोटिस भेजा आज ही अमानतुल्लाह खान को, जो बीजेपी जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कितना बड़ा झटका माइनॉरिटी को लगा है, मुसलमानों को लगा है, वो भी 2024 चुनाव से पहले। अब सोचिए क्या रणनीति रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, वो भी हिंदू बनाम मुसलमान का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। कहां तक ये न्याय संगत व्यवहार है, वो भी खास करके मुसलमानों के साथ, जिसमें कब्रिस्तान भी शामिल है, वो भी छीन लिया जाएगा? पहले तो लोकतंत्र टीवी के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं और दर्शक हैं सबको नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया हुआ है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और यदि इस तरह से हरदीप पुरी जो इंडिया के अर्बन मिनिस्टर है, यदि इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको लॉ का काफ़ी नॉलेज है नहीं। पहले तो उनको 3-4 चीज़ों के बारे में, 5 चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। पहले आर्टिकल 25 फर्स्ट, सेकेंड वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई, फिर इसके बाद थर्ड वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट होता है 2013 में होता है। फोर्थ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को खुद ही वापस कर दिया गया था। फिफ्थ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो ली जा रही है, वक्फ बोर्ड में इन्होंने 4-5 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक तो मस्जिद होती है, दूसरा दरगाह है, तीसरा कब्रिस्तान है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। इन चारों चीज़ों को आप कैसे हटा सकते हो, ये एक 5वीं चीज़ है। अब मैं एक एक करके बात करना चाहता हूँ। कब्रिस्तान भी उसमें शामिल है। एग्जैक्टली मैंने बोल दिया है, और कब्रिस्तान के बारे में मैंने बोल दिया है कि मस्जिद होगी। फर्स्ट मैंने बोल दिया है कि मस्जिद है, फिर अगला दरगाह है, और इसके बाद में कब्रिस्तान है। ये मैं तीनों के बारे में बोल रहा हूँ। आपने कहा माननीय मंत्री जी को लॉ की बड़ी जो है कानूनी कमी है, देश के मंत्री हैं वो। मैं आपको अब एक तरफ से शुरू कर रहा हूँ। आर्टिकल्स 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो चीज़ें दी गई है, इक्वलिटीज बिफोर द लॉ, फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 25 है। आर्टिकल जो 25 है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को, फ्री प्रैक्टिस के बारे में हमें पूरा राइट्स दिया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है दिल्ली प्रदेश का, उसने कैसे केस को लड़ा है, ये मुझे नहीं समझ में आया, और वो किस तरह से वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ में सही तरीके से व्यवहार उन्होंने और सही न्याय जो नेचुरल जस्टिस है वो करा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि
कई सारे एक्ट ऐसे हैं, कई सारे ऐसे रूलिंग है, यदि कहीं पर मस्जिद बनी है, किसी जगह पर दरगाह बनी है, किसी जगह पर कब्रिस्तान बनी है, तो कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकता है, उसके आजू बाजू में कर देगा। और एक टेक्निकल रिपोर्ट लगाई जाती है किसी भी काम के प्रति, उसमें एक जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसमें लिखा जाता है कि वहां पर यदि मान लीजिए मुस्लिमों का है दरगाह हो गई, कब्रिस्तान हो गई, हिंदुओं का है तो शमशान तो नहीं है, मंदिर तो नहीं है, यदि ईसाइयों का है तो उनका चर्च तो नहीं है, और इसके साथ में और विभिन्न रिलीजन, जैन बौद्ध सबके रिलीजन्स को उसमें इंक्लूड लिखा जाता है। हाँ, करेक्ट किया जाता है कि ये चीजें यदि हैं तो वहां पर इस तरह के कोई भी नया कंस्ट्रक्शंस नहीं कराया जाएगा। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 25 जो है वो इसी चीज को प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने साफ तो कह दिया ना कि 123 चीजों को मरम्मतीकरण नहीं किया जाएगा। ये दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह खान साहब को नोटिस गया है। इसमें क्या कर सकता है सर? अगर मुसलमान की शहादत होगी या उसका इंतकाल होगा तो वो कहां जाएंगे? कब्रिस्तान के बजाय शमशान तो नहीं जाएंगे ना? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको पूरी बातों को मेरी पूरी होने दीजिए, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। कौन आप उसका चेयरमैन है उससे मेरा मतलब नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो भी इस समय पर लीगल काम कर रहा है वो सही तरीके से केस की प्रैक्टिस नहीं किया है। जस्ट आई एम आस्किंग गिविंग हियर द वन क्वेश्चन। फर्स्ट, क्योंकि आर्टिकल 25 में क्लियर डिफाइन है, उस आर्टिकल 25 का उन्होंने सही से प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। अब आ रही दूसरी बात, जिसको मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट गया, 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पिटिशंस को नहीं कंसीडर ही नहीं किया। अब किस ग्राउंड पर वो गए, आर्टिकल 226 वगैरह जो भी होगा वो उसमें गए होंगे। अब उसने कंसीडर नहीं किया तो ये सीधा सीधा अभी पिछले 4-5 क्या 8-9 महीने से क्या कर रहे थे आप? अभी तक आपको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। या तो उनके पास रिलेवेंस ग्राउंड नहीं है, या तो रिलेवेंसी के साथ केस लड़ना नहीं आ रहा है, या तो इनको 1954 का जो एक्ट है जब वक्फ बोर्ड बनता है और उसके बाद में 2013 में वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट कर दिया गया है। और उस अमेंडमेंट के पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो जो पहले से इनका चला आ रहा है, जहां पर मस्जिद बनी है मस्जिद के पास है, जैसे इसके साथ में मान लीजिए कहीं दरगाह बना दरगाह की है, कहीं कब्रिस्तान बना तो कब्रिस्तान की, तो उनकी प्रॉपर्टीज को उन्हीं को दे दिए। क्यों? क्वेश्चन 4 थे इस पे। पहला, कोई भी व्यक्ति के दाह संस्कार होता है, इनक्रमेशन की प्रोसेस होती है इस्लाम में, तो वो कहाँ जाएगा? दरगाह एक जो है, कब्रिस्तान जो है एक बहुत बड़ी कॉमन एरियाज होती है जहाँ पर कोई भी आदमी मरने के बाद उसका इनक्रमेशन दाह संस्कार के लिए वो सुरक्षित होती है। वो वक्फ बोर्ड की हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट पर्सनल लेवल पर भी लोग बाग जमीन अपने वक्फ बोर्ड को दान में दे देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पुरी जी ने कैसे इनको नोटिस कर दिया। प्रदीप सिंह पुरी जी एग्जैक्टली कैसे उन्होंने कर दिया? हो सकता है कि प्राइवेट भी हो। हम बहुत सारी केसेस लड़ रहे हैं अभी, जैसे ये निजामुद्दीन के बैक साइड में एक बहुत बड़ा है कब्रिस्तान, उसका केस मैं लड़ रहा हूं, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। कोर्ट ने हमसे 2-3 बार पूछा है कि दिस सिचुएटेड प्रॉपर्टी इज बेयरिंग प्रॉपर्टी नंबर सो एंड सो, दिस प्रॉपर्टी इज अंडर द ऑन द गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड। तो ये तो उन्होंने नहीं चेक किया है हरदीप पुरी ने। फर्स्ट। सेकेंड, अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। अब इसी के साथ में ये प्रॉपर्टी तो इन्होंने नहीं चेक किया। अब इसके बाद में आता है कब्रिस्तान के बाद दरगाह आती है। दरगाह उनके लिए हो गई जो उनके धार्मिक गुरु टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग से बना दी जाती है, जिनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी कथाएं होती हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में भी मंदिर वगैरह बने होते हैं, वहाँ पुजेरी वगैरह से संबंधित कुछ बड़ी चीजें हैं, तो वहां पर आ गई। तो वो दरगाह के बारे में भी यही सेम क्वेश्चन रेस हो रहा है कि क्या किसी ने प्राइवेट लैंड दिया है कि गवर्नमेंट लैंड पर बनी हुई है? क्या गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों कॉम्बिनेशन करके दिए हैं, कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है? तो 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 123 जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी दिल्ली में, उनको रिकॉग्नाइज करके उन्होंने बोला जहां पर कब्रिस्तान है, जहां पर इसके साथ में मस्जिद है, इसी के साथ में दरगाह है, वहां पर आप उन चीजों को लेके रखे रहिए। बात समझ में आई? कंटिन्यू कर लीजिए। अब बात आ रही है जामा मस्जिद के पीछे की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आ रही है इसमें। कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है इसके पुरानी दिल्ली के आजू बाजू की, चांदनी चौक के आसपास की भी हो सकती है, इसके साथ में मुजफ्फराबाद की भी हो सकती है, इसके साथ में आप जाफराबाद के अलावा जो ओखला वगैरह बहुत सारी दिल्ली की जगह। दोषी कौन है सर? दोषी कौन है इस पूरे मामले में? दोषी सबसे पहले जो दोषी है वो ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट इसका जो कब्रिस्तान का जो वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन है,
जो भी नाम है मुझे नहीं पता है, वो हैं, क्योंकि उन्होंने सही से केस को प्रोसीड नहीं किया, सही से आपने प्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं दिया। उसके बाद जब कोर्ट में मैटर डिसमिस हो गया तो आप 8-9 महीने से आप कर क्या रहे हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। इसी के साथ में इमायतुल्ला जो भी है एमएलए इसका नाम, यदि वो उनके पास में नोटिस आई तो आप इसके पहले जब आप कोर्ट से मैटर आप गए थे तो उसके पहले आपको प्रेजेंटेशन उनके पास देना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टीज का खसरा नंबर अलग हो सकता है, हर प्रॉपर्टीज का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पुरानी दिल्ली की प्रॉपर्टीज जो है आप समझ सकते हैं, अकबर भी वहां पर बादशाह था, उसके बाद भी बहुत सारे उसके सक्सेसर हुए, तो वो पुरानी प्रॉपर्टी हुई। अब वहां की प्रॉपर्टी के लिए तो अलग रूल्स होंगे ना। अकबर जब शासन किया तो 16th सेंचुरी की बात थी, वहां पर 16th सेंचुरी की यदि कोई प्रॉपर्टी वहां पर सिचुएटेड तो आप उसको कैसे रेज कर लोगे? नेक्स्ट वन, इसी के साथ में पुरानी दिल्ली की सारी एरिया आ जाएगी, जो पुराने दिल्ली का हम लोग बात करते हैं, जामा मस्जिद भी उसी के आसपास में आ जाएगी, तो आप इनको कैसे नोटिफाइड करोगे? इसी के साथ में पूरी दिल्ली का जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ तो कैसे कैसे किन नियमों पर दिल्ली पर लागू हुआ है वो अलग हो गया। आप कुल मिलाकर के दिल्ली में भी जो चीजें चल रही थी स्मूथली, उसको आप तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बात पूरे भारत देश में फैलाना चाहते हैं और यहां दिल्ली से पूरे भारत देश में ये पूरा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम पूरे भारत देश में मुस्लिमों को तंग करना चाहते हैं। 24 से पहले, करेक्ट, 24 से पहले ये आप ये करने का तरीका, आपको तो शिक्षा में बढ़ावा देना चाहिए, आपको और चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। आप इसी के साथ में जीडीपी में, गवर्नमेंट जीडीपी में, एजुकेशन में कितना बढ़ावा दे रहे हैं उस पर आपको बढ़ावा देना चाहिए। आप उन चीजें पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इन पे लेकर के पूरे भारत देश का जो डिस्प्यूट है आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। अब मेरी जो वक्फ बोर्ड है उन लोगों से मेरी अपील है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उनकी केस को हम मुफ्त में लड़ेंगे और उनको जिताएंगे। इस चीज को आरडीएस लेवल पर मैं बोल रहा हूं। जी है सर। अरे मिश्रा और दुबे तिवारी से इससे मतलब नहीं होता है। मैं लॉ की प्रैक्टिशनर हूं, मैं लॉ में बात करूंगा। इफ एनी काइंड्स ऑफ द इश्यूज टू बी रेज्ड को बचाएंगे। जस्ट आई एम नॉट सेइंग हियर द मुसलमान और हिंदू, आई एम ओनली रेज हियर द ग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राउंड ऑफ द लैंड, ग्राउंड ऑफ द गवर्नमेंट, ग्राउंड ऑफ द आईपीसी एंड सीआरपीसी। आई एम नॉट रेजिंग हियर द क्वेश्चन यू आर द हिंदू, यू आर the Muslim, you are the other types of the communities. I am only raising here the question of the law. अमानतुल्लाह खान साहब, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि 123 जो दिल्ली की वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, दरअसल वो कैसे आपके हाथों से निकलता मालूम चल रहा है, वो भी बीजेपी के शासनकाल में। जरा सोचिए कि मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री में से एक हैं, उन्होंने ये तमाम संपत्तियां 123 संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है मुसलमानों को दी थी, यानी कि वक्फ बोर्ड को दी थी। लेकिन आज के डेट में, यानी कि 9.5 साल के बाद, माफ कीजिएगा 10-11 साल के बाद जो है वापस वो जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार जो है वापस लेने की कोशिश में है। यानी कि कब्रिस्तान तक नहीं रहेगा, मस्जिद से लेकर दरगाह तक नहीं रहेंगे। तो दरअसल इस देश का मुसलमान जाए तो कहां जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। क्या देश के मुसलमान 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो पाएंगे क्या सर? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे भारत देश में विवाद डिस्प्यूट क्रिएट की है, वो जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। जैसे जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी और बहुत सारे भारत देश में जो जीडीपी, डिमोनेटाइजेशंस, इसी के साथ में और जो बड़े बड़े स्कीम हैं उनको हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर करने का काम कर रही है। पर मैं वक्फ बोर्ड वालों से और भारत देश के जितने भी मुस्लिम हैं या जो हिंदू हो, जो भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो, कोई भी पिटिशनर बन सकता है उसमें, वो आए, तैयार है लड़ने के लिए। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस को हम आपसे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी है, मुझे नहीं पता है कौन कौन सी, बहुत सारी हाई कोर्ट में भी आ सकती हैं नए ग्राउंड्स पर रेज करके, और सुप्रीम कोर्ट में हम उनकी केस को मुफ्त में लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगली तैयारी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए कर ले, हम उनके साथ में हैं। देखिए, एक्चुअली कहा जा रहा है कि 123 प्रॉपर्टी में से जामा मस्जिद है, वो भी सेंट्रल दिल्ली का जामा मस्जिद, जो सालों पुराने यानी कि कई साल 100 साल पुरानी वो संपत्ति है। यानी कि इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल जहां भारतीय जनता पार्टी ने हथौड़ा मारा है, वो भी इस्लाम के उस पवित्र स्थल को जहां लाखों मुसलमानों का आस्था जो है वो चकनाचूर हो जाएगा अगर 123 संपत्तियां वापस भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के पास चली जाए तो। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने जो भी बातें कही हैं, इनके बातों से आप या मेरे बातों से आप कहां तक सहमत हैं?
कमेंट कर, इस वीडियो में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।